नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में एक बालक का सुपर पावर की असली कहानी को देखने को मिलता है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। आइए शुरू करें। इस मूवी का शुरुआत में एक अवतार ऐसी दुनिया का परिचय देता है जिसमें 4 तत्व पृथ्वी हैं, हवा, आग और पानी को अवतार द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है, जिसमें सभी 4 तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। अवतार दुनिया को शांति में रखता है, लेकिन जब कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा पुनर्जन्म लेती है और दूसरा अवतार उभरता है। हालांकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा समय लगता है। अंतिम अवतार की मृत्यु के बाद से अब समय आ गया है। लॉर्ड सैन इसे एयरबेंडर्स से छुटकारा पाने के एक अवसर के रूप में देखते हैं, जिनके रैंकों में से नवीनतम अवतार को चुना जाएगा और फिर अपने प्रभुत्व के लिए एक व्यवहार्य चैलेंजर के बिना दुनिया पर कब्जा कर लिया जाएगा। अब हम कुछ हद तक मिलते हैं। अहंकारी लेकिन बहुत प्रतिभाशाली बच्चा जिसका सबसे अच्छा दोस्त उसका फ्लाइंग बाइसन अब्बा है। यह पता चला है कि ये अगला अवतार बनने जा रहा है। उसका मुख्य शिक्षक भाई गैट्सो जानता है कि वह जो करता है उसमें बहुत अच्छा है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि ये इसके बजाय बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है या नहीं। गैट्सो बताता रहता है कि वह कितना महान है, जिससे ए का आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जब फायर नेशन ने पृथ्वी साम्राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया तो आकाश मंदिर के उच्च अधिकारियों ने फैसला किया कि अब उसे यह बताने का समय आ गया है कि वह अगला अवतार है। वे चाहते हैं कि वह सभी झुकने के कौशल सीखे ताकि वह फायर नेशन के खिलाफ वापस लड़ सकते हैं। भले ही भाई गैट्सो उसकी कम उम्र को देखते हुए इस निर्णय के पक्ष में मतदान करने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन दुनिया की रक्षा के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं देख वह सहमत है। भाई गैट्सो ने एंग को यह खबर दी और उसे एंग भावना की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। भ्रमित व्यक्ति अपने सिर को साफ करने के लिए एए के साथ उड़ जाता है, यह नहीं जानते हुए कि फायर नेशन आकाश मंदिर पर हमला करने वाला है। इस बीच फायर नेशन गैट्सो सहित मंदिर में सब कुछ नष्ट कर देता है। जब वह मंदिर में लौटता है तो वह आग के कारण हुए विनाश से तबाह हो जाता है। नेशन वह वास्तव में पागल हो जाता है और विशेष अवतार पावर्स में भावनाओं के ज्वार में अचानक उसके टैटू हल्के नीले रंग में दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा है दुनिया के लिए। कौन जानता है कि अगले कब तक हम दक्षिणी जल जनजाति द्वारा बसाए गए एक गांव वुल्फ कोव की ओर जाते हैं। वहां हम जल्द ही यात्रा करने वाले साथी आयनों में भाई बहन रो साका अंदारा से मिलते हैं। यह पता चलता है कि उनके पिता के साथ युद्ध के लिए चले जाने के बाद फायर नेशन की किशोरी साका उस समय जनजाति की नेता बन गई जब कारो एक अच्छे दिन पर गुप्त रूप से पानी में झुकने का अभ्यास कर रही थी। साका और कारा एक नाव यात्रा पर निकले, लेकिन उनकी डोंगी कुछ धाराओं के साथ बह गई और उन्हें एक विशाल हिमखंड मिला। संरचना फट गई और आकाश में ऊर्जा की एक विशाल किरण छोड़ता है। इस संकेत को प्रिंस सुक्को ने भी देखा है, जो फायर लॉर्ड सैन का बेटा है। वह इस क्षेत्र में कहीं और फायर नेशन शिप पर सवार है। यह पता चला है कि उसे उसके पिता फायर लॉर्ड सैन द्वारा राष्ट्र से निष्कासित कर दिया गया है। जब तक उसे अवतार नहीं मिल जाता तब तक वह अवतार के ठिकाने के किसी भी संकेत का बेसब्री से पीछा कर रहा है, क्योंकि यह पता चला है कि यह इंक के कारण हुआ था जो अंदर ही बंद था। वह गिर गया और कारा ने अपने भाई को युवा लड़के की मदद करने के लिए उसे अपने गांव वापस लाने में मदद करने के लिए मना लिया। इस बीच जुको भी वुल्फ कोव के लिए रवाना होता है, यह मानते हुए कि गांव में फिर से जागने के बाद उसे वहीं ले जाया जाएगा। इंक को जीआर ग्रैंड से पता चलता है, जो कारा और साक की दादी है, कि उसे 100 साल के लिए सील कर दिया गया है और वह आधिकारिक तौर पर द लास्ट एयरबेंडर है। साथ ही आपको वापस अपनी तरफ बुलाता है, जिससे गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। इस दौरान जुको के फायर नेशन सैनिकों को गांव के पास देखा गया और भव्य अनुमान लगाया गया कि अवतार होना चाहिए और यही कारण है कि वे आ रहे हैं। साका शुरू होता है कायर होने का आरोप लगाने के बाद गांव की रक्षा करने के लिए तैयार होने के लिए, क्योंकि जब दुनिया को अवतार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह छिप गया था। हालांकि कारा ने उसे साक के कठोर शब्दों को गंभीरता से न लेने के लिए कहा और उसे सुरक्षित रखने के लिए जनजाति के कुछ अन्य सदस्यों के साथ ले गया। जुको और उसके आदमी गेट पर पहुंचते हैं। वह कहता है कि वह केवल अवतार चाहता है और जब तक जनजाति उसे सौंप देती है तब तक वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साका आत्मसमर्पण करना चाहता है, लेकिन कारा उसे ऐसा करने से मना करता है, इसलिए वह बर्फ पर निकल जाता है और खुद जुको का सामना करता है। वह राजकुमार को एक पर एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। हालांकि जुको अवतार का सामना करने के लिए अपने कौशल का सुधार कर रहा है और साका उसके लिए कोई मुकाबला साबित नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वह साका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, हस्तक्षेप करता है और फायर बेंडर्स की मदद से उसे रोकता है। इसके बाद जुको ने ग्रामीणों को आदेश दिया कि गांव को जला दिया जाए, लेकिन जब तक वे जल जनजाति को अकेला छोड़ देते हैं तब तक वे आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद जुको के जहाज पर एक सेल में ले जाया जाता है। वह जनरल इरो से बात करता है और पूछता है कि फायर नेशन ने युद्ध क्यों शुरू किया। इरो का कहना है कि उनके लोगों के कुछ सदस्य राष्ट्र को विस्तार करने और आग की तरह भस्म करने की आवश्यकता के रूप में देखते हैं, जबकि दूसरों का मानना है कि वे उन पर शासन करके राष्ट्र में स्थिरता लाने में सक्षम होंगे। इस दौरान स्याही गुप्त रूप से अपनी चाबियां हथियाने के लिए अपनी एयरबेंडिंग शक्तियों का उपयोग करती है। अपने रखवालों में से एक का सेल और भाग जाता है। वह डेक से गोता लगाता है और जहाज से दूर उड़ने के लिए अपने कर्मचारियों का उपयोग करता है, लेकिन जुको ने आग के गोले से उसे नीचे गिरा दिया, क्योंकि वह कारा और साका के नीचे जमीन पर गिरने लगा।
जो एपीपीए पर चढ़ गए और एक आने के बाद चले गए। ठीक समय पर और साका उसे आकाश में खींच लेता है। बाइसन जो को फिर से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन कारा जीव पर झुककर कुछ पानी के साथ उसके शॉट को रोक देता है। कारा और साका मार्गदर्शन के लिए इंक की ओर देखते हैं, क्योंकि वे उसे और अधिक आमंत्रित किए बिना वुल्फ कोव में वापस नहीं ला सकते हैं। इसके बाद फायर नेशन के हमले उन्हें वापस मंदिर में ले जाते हैं, जिसे वे पूरी तरह से खंडहर में पाते हैं। और जब एक व्यक्ति की नजर डियो के शरीर पर पड़ती है तो वह भावनाओं से अभिभूत हो जाता है और उसकी शक्तियां उसके चारों ओर एक शक्तिशाली बवंडर पैदा कर देती हैं। यह एक स्पष्ट प्रदर्शन है उसके पास कितनी शक्ति है और कैसे वह वास्तव में अभी तक इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है, या तो अपने घर को टुकड़ों में देखकर उस मिशन को पूरा करने का संकल्प लेता है जिसे उसने 100 साल पहले अपना प्रशिक्षण पूरा करने और अन्य झुकने वाली कलाओं में महारत हासिल करने के लिए निर्धारित किया था। इसलिए हवाई खानाबदोश की मृत्यु हो गई व्यर्थ नहीं है और वह फायर नेशन को हरा सकता है और 4 लोगों के बीच एक बार फिर संतुलन ला सकता है। एंग गेट्सो को खोने के बारे में दुखी रहता है और अवतार के रूप में उसके पास जो बड़ी नौकरी है वह चिंतित है, क्योंकि कभी कभी वह बिना किसी मतलब के अवतार राज्य में चला जाता है और वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे डर है कि जब वह लोगों की मदद करने की कोशिश करता है तो वह चीजों को बदतर बना सकता है, भले ही यह थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो। इसलिए आंग, साका और कारा ने कोशी की मृत्यु के बाद से पिछले अवतार से सीखने के लिए क्योशी द्वीप जाने का फैसला किया। द्वीप के लोग उनकी शिक्षाओं को जीवित रखे हुए हैं। यह पता चला है कि कोशी द्वीप के लोग सुरक्षित रहने के उद्देश्य से अन्य स्थानों से दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें द्वीप पर साका रहने के दौरान बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। कारा की मुलाकात 2 क्योशी योद्धाओं सुकी से होती है, जो लगभग साक की उम्र की है और जल्दी ही उसके प्यार में पड़ जाती है और वह उसे और उसकी माँ को पसंद करती है, जो गांव की नेता है। अब साका सुकी की मदद से लड़ना सीखना शुरू कर देता है, लेकिन ज्यादातर वह इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करता है, उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए। इस बीच हवा में झुकने की अपनी तरकीबों से स्थानीय लोगों का मनोरंजन करता है और कारा के साथ गंभीर बातचीत करता है कि उसे अन्य झुकने वाली शैलियों को सीखने की आवश्यकता क्यों है, जिसे कटारा में चीजों के माध्यम से जाने की कोशिश करते हुए मोमो नाम दिया गया है। भोजन खोजने के लिए बैग मोमो को गलती से एक महत्वपूर्ण स्क्रॉल मिल जाता है। उस स्क्रॉल को खोजने के लिए धन्यवाद, जिसे उसके दादा ने गुप्त रूप से उनके सामान में डाल दिया था। कारा अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में बेहतर हो रही है, क्योंकि इसमें पानी को दूसरी जगह झुकने की मूल बातें हैं। इरो और जुको एक जगह रुकते हैं, बंदरगाह जहां स्थानीय फायर नेशन कमांडर जियो तैनात है। वे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किए बिना अवतार के संभावित ठिकाने के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि आईआरओ चीजों को सुचारू करने की कोशिश कर रहा है, दिखावा करते हुए कि वे एक विशेष प्रकार के स्क्विड की खोज कर रहे हैं। हालांकि जियो चतुर है और वह कोशी द्वीप के पास एक उड़ने वाले प्राणी के बारे में अफवाह सुनने पर चालक दल से पूछताछ करके यह पता लगाने में कामयाब होता है कि वास्तव में इरो और जुको क्या चाहते हैं। वह बिना बताए अवतार का पीछा करने का फैसला करता है। हालांकि जुको और इरो को जब पता चलता है कि उन्हें खोज लिया गया है तो वे जियो को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। उन्हें क्योशी द्वीप पर रहने के बारे में पता चलता है और उसे पकड़ने का फैसला करते हैं, जबकि एंग अपनी विशाल मूर्ति के माध्यम से कोशी के साथ गहरे संचार में है। द्वीप पर वह एक कॉमिक अवतार राज्य के करीब एक राज्य में प्रवेश करता है। इस बीच जियो और उसके सैनिक पहुंचते हैं, जिससे क्योशी योद्धाओं और फायर नेशन सैनिकों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। इससे साका को सुकी के प्रशिक्षण से प्राप्त अपने नए कौशल को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, जो अतिरिक्त रूप से उसकी प्रगति को प्रदर्शित करता है। यह स्वयं क्योशी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह लड़ाई के दौरान अपनी भावना को नियंत्रित करने का प्रबंधन करती है। क्योशी का रूप धारण करते हुए एंग फायर बेंडर से लड़ता है और सफलतापूर्वक उन्हें दूर भगाता है। इस अनुभव के माध्यम से उसे एहसास होता है कि वह केवल अपने भीतर के पिछले अवतारों की शक्ति का उपयोग कर सकता है। क्योशी के साथ अपने संवाद के दौरान पवित्र तीर्थ स्थलों से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई कोशी ने अवतार के रूप में अपने कर्तव्यों के हिस्से के रूप में जोखिम लेने की आवश्यकता पर जोर दिया और उन्हें निष्क्रियता के गंभीर परिणामों के बारे में चेतावनी दी। यह गहन आदान प्रदान अंक की जिम्मेदारियों के महत्व और निर्णायक कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने जबकि क्योशी के हस्तक्षेप ने युद्ध की गति को बदल दिया, जिससे जियो की सेनाओं को साका और कारा को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वे चले गए तो द्वीप के लिए विदाई दी। ग्रामीणों ने साका छोड़ने से पहले अपने तटों से परे की दुनिया के साथ फिर से जुड़ने की भावना के लिए उनकी यात्रा के लिए आभार व्यक्त किया और सुकी ने उद्देश्य की एक नई भावना के साथ अपने उभरते संबंध को स्वीकार करते हुए एक कोमल क्षण साझा किया और एक आसन्न खतरे को महसूस करते हुए उत्तरी जल जनजातियों की यात्रा करने का फैसला किया, जिसका केवल वह ही सामना कर सकता है। इस बीच जियो कोएस जुको ने एक असहज गठबंधन बनाया, जो जुको की अपनी खोज को जारी रखने की आवश्यकता का लाभ उठा रहा था। अवतार अंडर रैप्स, जियो के गोपनीयता के आश्वासन के बावजूद उसने फायर लॉर्ड सोसन को एक पत्र में एक की वापसी के बारे में सूचित करके तुरंत जुको को धोखा दिया, जिससे फायर नेशन में सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया और जुको के पिता फायर लॉर्ड सोसन के खिलाफ तख्तापलट का प्रयास किया गया, लेकिन उसके द्वारा इसे विफल कर दिया गया।
बेटी ओला यह ओला को एक चालाक और निर्दयी चरित्र के रूप में पेश करती है, जो अपने भाई के प्रति शत्रुता रखती है और विनाश को देखने से खुशी प्राप्त करती है। इस बीच एंग को पृथ्वी साम्राज्य में एक जीवित एयरबेंडर की खबर मिलती है। इस नेतृत्व का पालन करते हुए वह और उसके साथी ओमाशु के किलेदार शहर की यात्रा करते हैं। एक समय यह व्यापार और वाणिज्य का हलचल भरा केंद्र था, लेकिन अब व्याकुलता से भरा हुआ है। जासूसी और गुप्त फायर नेशन के हमले ओमाशु पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि कथित एयरबेंडर टियो नाम का एक युवा लड़का है, जो पंखों के साथ अपनी व्हील चेयर को घुमाता है। इस बीच समूह को चुपचाप शहर में ले जाया जाता है। जेट नाम के एक करिश्माई व्यक्ति द्वारा कारा में आगमन पर उसकी रुचि तेजी से विकसित हो जाती है और उसके साथियों को टियो के पिता साई से मिलवाया जाता है, जो शहर के राजा द्वारा नियुक्त एक इंजीनियर है। उन्हें पता चलता है कि ओमाशु को रुक रुक कर बमबारी का सामना करना पड़ रहा है। माना जाता है कि यह फायर नेशन तोड़फोड़ करने वालों द्वारा किया गया था। यह सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इन लोगों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए जब तक वे रहस्य को सुलझा नहीं लेते तब तक ओमाशु में रहने के विकल्प में सच्चाई को उजागर करने में टियो की सहायता करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन स्थिति तब एक गंभीर मोड़ लेती है जब कारा साई की फायर नेशन से मुलाकात करती है। स्पाई जेट हस्तक्षेप करता है और खुलासा करता है कि साई एक गद्दार है जो फायर नेशन को बहुमूल्य जानकारी बेच रहा है। जेट के दावों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। कारा फायर नेशन जासूस के पीछा में उसके साथ शामिल हो गया है और जासूस के सहयोगियों के साथ शारीरिक लड़ाई में शामिल है। अब यह पता चला है जेट स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेता है, जो रॉबिन हुड की याद दिलाता है, जो अपने समूह के बीच जंगल से काम कर रहा है, जिसमें पिप्सक्वीक नामक एक दुर्जय व्यक्ति और लोंगशॉट नामक एक कुशल तीरंदाज शामिल है, जो शहर जेट में अपने प्रवास के दौरान न केवल एड्स कारा को पानी झुकाने के कौशल को निखारने में मदद करता है, लेकिन वह अपनी मां के बारे में कहानियां भी साझा करती है, जिससे उनका बंधन और मजबूत हो गया है। इस बीच ए और ताओ बम उत्पादन स्थल होने के संदेह में एक गुफा की जांच शुरू करते हैं। हालांकि उनकी खोज में जेट को अपराधी के रूप में दर्शाया गया है, जो समूह के भीतर दरार पैदा कर रहा है, जबकि कारा जेट पर भरोसा करने के लिए इच्छुक है। साका, जिसने इंजीनियरिंग में अपनी साझा रुचि को लेकर साई के साथ एक बंधन बनाया है, यह मानने से इनकार कर देता है कि वह एक गद्दार है, क्योंकि तनाव बढ़ता है। यह पता चलता है कि जेट वास्तव में दोषी है। हालांकि जासूस के साथ एसआईआई की भागीदारी अस्पष्ट बनी हुई है। भले ही जेट ने बम विस्फोट करने की अपनी योजना का खुलासा किया हो, एसआईआई उसकी और ओमाशु के राजा, जिनसे साई की मुलाकात होने वाली है, दोनों की हत्या करने का इरादा रखता है। इससे तनाव पैदा होता है और समूह बीच बचाव के लिए दौड़ता है, लेकिन उन्हें इरो और जुको द्वारा रोक लिया जाता है, जिन्होंने कारा के रूप में एक एयरबेंडर की उपस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद शहर में घुसपैठ की है। और साका साई आंग को पकड़ने के लिए दौड़ता है और खुद को जुको के साथ लड़ाई में पाता है। आंग को आश्चर्य होता है कि जुको उसे पकड़ने के लिए इतना दृढ़ क्यों है। इस बीच ओला गुप्त रूप से जियो को संदेश भेजती है और जुको के मिशन पर अपडेट मांगती है। ऐसा लगता है कि ओला नहीं चाहती कि उसका भाई उसे ढूंढने में सफल हो। लड़ाई के दौरान जुको बेहक जाता है और अपनी अग्नि शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर देता है, जो पृथ्वी साम्राज्य के सैनिकों का ध्यान आकर्षित करता है। अंत में वे ए और इरो को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जुको ए और इरो दोनों से भागने में सफल हो जाता है और खुद को कैद पाता है। लेकिन उनकी नीति पृथ्वी साम्राज्य के भीतर होती है। अपनी परिस्थितियों के बावजूद वे बहुत अलग हैं। वे बातचीत में शामिल होने में कामयाब होते हैं, जिसके दौरान आइरो अपने चरित्र के पहलुओं का खुलासा करता है। पश्चिम के ड्रैगन के रूप में जाने वाले एक प्रसिद्ध जनरल के रूप में उनकी प्रतिष्ठा से परे, दुर्भाग्य से आईओए की खराब प्रतिष्ठा के परिणामस्वरूप अर्थ किंगडम में उन्हें उनके पिछले कार्यों के लिए गंभीर रूप से दंडित किया जाता है। पृथ्वी साम्राज्य में युद्ध के कैदियों के लिए एक कुख्यात श्रमिक शिविर को गड्ढे में ले जाया जाना। यात्रा के दौरान उनके रक्षकों ने उनके प्रति गहरी नाराजगी पैदा की, क्योंकि उनकी सैन्य विजय के कारण उन्हें व्यक्तिगत नुकसान हुआ था। इस बीच पृथ्वी साम्राज्य के राजा के सामने लाया जाता है, जो बदल जाता है। यह पता चला है कि बुमी एंग का बचपन का दोस्त है, जबकि बाय ने पिछली शताब्दी अनगिनत असंभव निर्णयों का सामना करते हुए निरंतर युद्ध में उलझी हुई बिताई है। भारी तनाव ने भूमि पर अपना प्रभाव डाला है, जिससे वह अपनी मुलाकात के दौरान अनियमित व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है। अपने साझा अतीत के बारे में सुखद स्मृतियों के क्षण और अवतार के रूप में अपनी योग्यता साबित करने के लिए विभिन्न परीक्षणों को चुनौती देने के साथ साथ बुइसाका और कारा के साथ अपने पुनर्मिलन की जटिलताओं से जूझते हुए उन्हें बचाने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रयास किया गया। उनके प्रयासों को साई द्वारा सहायता प्रदान की गई उन्हें महल के नीचे सुरंगों के बारे में सूचित करता है, जो भागने के लिए एक रास्ता प्रदान कर सकती हैं। हालांकि एक समस्या है, वह उन्हें समझाते हैं कि सुरंगें अस्थिर हैं और अफवाह है कि रहस्योद्घाटन किया गया था कि साई फायर नेशन को रहस्य और योजनाएं लीक कर रहे थे, जिन्होंने साका और विशेष रूप से चर्चा की थी। उन्हें यह समझ में आ गया है कि एसआईआई के कार्य उनके बेटे और उनके घर की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित थे। विश्वासघात के बावजूद इसमें साका और कारा शामिल थे, जो कि टक्सालों के एक समूह की चेतावनियों के बावजूद सुरंगों में उद्यम करते थे। वे खुद को अपने परिवार और उनके बारे में चर्चा में डूबे हुए पाते थे। सुरंगों से गुजरते समय उन्हें जो असहमति का अनुभव हुआ, साका और कारा को विशाल बेजर मोल्स मिलते हैं। पहले तो वे डर जाते हैं,
लेकिन यह पता चला है कि ये मोल्स धरती को झुकाना जानते हैं और वे अपनी शक्तियों का उपयोग करके इन सुरंगों के माध्यम से रास्ता तय कर सकते हैं। ये बेजर मोल्स साका और की मदद करते हैं। क्यूरा सुरंगों के माध्यम से एक सुरक्षित मार्ग ढूंढता है और उन्हें राजा के महल तक ले जाता है। इस बीच जब इरो को ले जाया जा रहा होता है तो उसे अपने पिछले जीवन की याद आती है। फ्लैशबैक से उसके बेटे लेन के खोने के बाद जुको के साथ उसके रिश्ते के विकास का पता चलता है। इस त्रासदी ने इरो को त्यागने के लिए प्रेरित किया। घेराबंदी करें और जुको को न केवल एक भतीजे के रूप में बल्कि एक सरोगेट बेटे के रूप में देखें, जो जुको के दृष्टिकोण से अपने ही बच्चे द्वारा छोड़े गए शून्य को भर रहा है। हम देख रहे हैं कि जब जुको को निर्वासित किया गया था, जब तक कि उसे अवतार नहीं मिल गया, तब तक इरो ने उसके साथ दूसरों के व्यवहार के विपरीत गर्मजोशी और निष्पक्षता प्रदान की। इस बीच जुको ने उसके साथ जाने का फैसला किया, जहां उसके चाचा को बंदी बनाकर रखा गया था, और उसने उसे सफलतापूर्वक बचाया, जिससे उन दोनों के बीच वास्तविक स्नेह का पता चला, जो शायद अब तक हमेशा स्पष्ट नहीं था। इस बीच 100 साल से अधिक की उम्र के बावजूद बूम आश्चर्यजनक रूप से अच्छी शारीरिक स्थिति में दिखाई देता है। वह आंशिक रूप से अवतार की जिम्मेदारियों के बोझ को कम करने के लिए और आंशिक रूप से अग्नि राष्ट्र की विजय के दौरान एक ही अनुपस्थिति के बारे में लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट के कारण मौत की लड़ाई के लिए चुनौती देता है। सौभाग्य से जैसे ही लड़ाई बढ़ने वाली होती है, साका और कारा ठीक समय पर पहुंचते हैं। सुरंगों के माध्यम से एक विशाल बेजर तिल द्वारा निर्देशित उनका समय पर हस्तक्षेप किसी भी हताहत को रोकता है। एंग ने अपनी विशिष्ट करुणा के साथ बोमी को आश्वासन दिया कि वह अपने दोस्तों की मदद से दुनिया को बचाएगा, जैसे उन्होंने उसे लड़ाई जीतने में मदद की। इससे बूम को लड़ाई के लिए फिर से प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा मिली। फायर नेशन के खिलाफ भी टियो के उदाहरण से प्रेरित होकर साई ने पृथ्वी पर जासूसी रिंग प्रकट करने का फैसला किया। द रिटर्न ऑफ द अवतार से प्रेरित होकर किंगडम के अधिकारियों ने कुछ समय बीत जाने के बाद एक बार फिर हथियार उठाने और फायर नेशन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया, और उसके साथ ही अपने मिशन के लिए महत्वपूर्ण जल जनजाति की तलाश में उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इस बीच अवतार की वापसी की अफवाहें दूर दूर तक फैलनी शुरू हो जाती हैं और जल जनजाति को खोजने की तात्कालिकता के बावजूद सबसे दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच जाती है। एंग अपने कर्तव्यों से जूझ रहा है। अवतार, वह अपने रास्ते में किसी भी जरूरतमंद की सहायता करने की इच्छा का विरोध करने के लिए संघर्ष करता है। हालांकि यह प्रवृत्ति उन्हें यात्रा के दौरान गंभीर संकट में डाल देती है और उनके साथियों को राष्ट्र की आग से तबाह हुए एक जंगल का पता चलता है, जिससे वे आगे की जांच करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और एक युवा लड़की से मिलते हैं। वह उन्हें अपने पिता के पास ले जाता है। आदमी बताता है कि फायर नेशन ने पहाड़ तक रास्ता बनाने के लिए जंगल को नष्ट कर दिया, लेकिन परिणाम भयानक हुए। भूमि बीमार हो गई और जानवरों ने फसलें चढ़ने से इनकार कर दिया, जिससे फसलें नहीं उग पाईं और आदमी के बेटे शिरोंग सहित लोग गायब हो गए। वेंचर्स में विकट स्थिति को संबोधित करने के लिए मजबूर महसूस करते हुए तबाह हो चुके जंगल में भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की सीमा पतली हो गई है। यह पता चला है कि आप केवल अपने शरीर को पीछे छोड़कर जंगल में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जंगल भरा हुआ है जानवरों और इंसानों की आत्माएं। इसलिए यह कुछ हद तक अप्रत्याशित है जब वह अचानक अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करने और इस असंगतता के बावजूद अस्तित्व के एक पूरी तरह से अलग विमान में नेविगेट करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। एंग किसी तरह कारा और साका की आत्माओं को अलग करने का प्रबंधन करता है, जिससे उन तीनों को अनुमति मिलती है अपने ईथर रूपों में एक साथ जंगल का पता लगाने के लिए। इस बीच जुको खुद को एक अनिश्चित स्थिति में पाता है, क्योंकि ओला उसे कमजोर करना जारी रखता है। वह अपने पिता को जियो के अभियान को बढ़ाने के लिए उसकी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि फायर लॉर्ड स्वान उसके प्रयासों को देख रहा है। इस बीच यहाँ तक कि जुको की अपनी भी है, विशेष रूप से लेफ्टिनेंट जी, जो पहले से ही बेवफा साबित हो चुके हैं, अपने नेतृत्व के प्रति तेजी से अधीर हो रहे हैं, जबकि वे पानी के झुकने के बारे में स्थानीय गपशप की खोज कर रहे हैं। जुको और इरो की मुलाकात जून नाम के एक इनामी शिकारी से होती है। इरो उसे काम पर रखने का फैसला करता है, हालांकि यह विकल्प जुको की निरंतर सीख का एक हिस्सा है। अपने चाचा के मार्गदर्शन में जुको के पास दृढ़ विश्वास है, लेकिन उनका समर्थन करने के लिए वास्तविक दुनिया के अनुभव का अभाव है। आइरो का मानना है कि जुको को जंगल में विभिन्न स्थितियों और रीति रिवाजों के साथ तालमेल बिठाने के महत्व का एहसास करने की आवश्यकता है। विभिन्न आकर्षक जीव आसपास के वातावरण में निवास करते हैं। एक विशाल बात करने वाला एल विशेष रूप से संचार करता है। कुछ समय बाद एक 3 पूंछ वाली लोमड़ी साका को कोहरे में छिपे खतरों के बारे में चेतावनी देती है। साथ ही यह भी पता चलता है कि एक विशाल राक्षस जंगल रोम की घायल आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपनी पीड़ा के कारण पागलपन की स्थिति में है। जंगल के भीतर कोहरा एक नाली के रूप में कार्य करता है, व्यक्तियों के लिए इस्करा के दौरान अपनी सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक यादों को फिर से जीना उस दुखद क्षण का गवाह है जब उसकी मां ने कटारा की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, जबकि साका को अपने पिता की निराशा का अनुभव हुआ। ये यादें चरित्र के गहरे आघात का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहानी में अवतार के रूप में उसकी उत्तरदायित्व जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसके साथियों की भूमिका पर सवाल उठाना शुरू हो जाता है। हालांकि कुरक के तर्कों से आश्वस्त होने के बाद इंग ने फायर नेशन का अकेले सामना करने का संकल्प लिया, यह विश्वास करते हुए कि उसके दोस्त केवल उसकी खोज पर बोझ के रूप में काम करेंगे।
इस बीच साका का विकास शुरू हो जाता है। आपके लिए भावनाएं, एक जाना पहचाना चेहरा जिससे उसे लगता है कि वह उससे पहले भी मिल चुका है। जब वह उसके साथ बातचीत में शामिल होता है तो उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि वह जमीन से जुड़ी हुई है और उससे जुड़ी हुई है, हालांकि उसका ध्यान उसके सिर पर सजे एक विशेष सहायक उपकरण की ओर आकर्षित होता है जो पहचान के क्षण को ट्रिगर करता है। आत्मा की दुनिया की पूंछ के चारों ओर बंधी एक लोमड़ी को याद करते हुए जिसका सामना उसने जंगल में किया था, साका को उसके विस्मय के संबंध का एहसास होता है। आप पुष्टि करते हैं कि वह वास्तव में वह लोमड़ी है जिसका उसने सामना किया है। वह बताती है कि वह पूरी तरह से मानव नहीं है क्योंकि उसके पास एक हिस्सा है। बचपन में जब वह गंभीर रूप से बीमार थी तब चंद्रमा की आत्मा का सार उसे दिया गया था। उनके साझा संबंध को अपनाने से आप साका को एक चुंबन के साथ आश्चर्यचकित कर देते हैं जो उनके बीच के बंधन को मजबूत करता है। बीच कारा उत्सुकता से जनजाति के भीतर एक सम्मानित प्रशिक्षक यगोड़ा के तहत अपने जल झुकने के प्रशिक्षण पर लग जाती है। हालांकि वह कैसे भी हो उत्साह अल्पकालिक है क्योंकि उसे जल्द ही उत्तरी जल जनजाति के भीतर एक गहरी जड़ें जमाने वाली परंपरा का पता चलता है जो महिलाओं को युद्ध में शामिल होने से रोकती है। इसके बजाय महिलाओं को उपचारकर्ता की भूमिका में डाल दिया जाता है जो युद्ध की अग्रिम पंक्तियों से बहुत दूर हो जाती हैं। इस रहस्योद्घाटन से निराश होकर कारा खुद को मुश्किल में पाती है। जनजाति के पितृसत्तात्मक रीति रिवाजों के साथ विशेष रूप से फायरबेंडर्स से लड़ने के अपने प्रत्यक्ष अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनका मानना है कि वह उत्तरी जनजाति के पुरुष योद्धाओं के समान ही सक्षम है, यदि अधिक नहीं तो यथास्थिति को चुनौती देने और अपने लायक साबित करने के लिए दृढ़ है। कारा पाकू का सामना करने का संकल्प लेती है। इस मामले पर सीनियर वाटरबेंडिंग मास्टर के पास अपने कौशल का प्रदर्शन करने और वह सम्मान अर्जित करने की उम्मीद में उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं दिखता है। इसके बाद कारा और पाकू कटारा के बहादुर प्रयासों के बावजूद अपने वाटरबेंडिंग कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक आश्चर्यजनक द्वंद्व युद्ध में संलग्न होते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, पाकू अपनी विशेषज्ञता के कारण विजयी हुआ। हालांकि कतर के प्रदर्शन को 10 स्पेक्टेटर्स से काफी प्रशंसा मिली जो उसके कौशल और दृढ़ संकल्प से पूरी तरह प्रभावित हुए। इसके बाद कारा और साका दोनों ने इंक के पक्ष में खड़े होने और आग के खिलाफ लड़ाई में उसके साथ शामिल होने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया। राष्ट्र वे दरकिनार होने से इनकार करते हैं और लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर देते हैं, साथ में लड़ने का विकल्प चुनते हैं। वे उनकी सुरक्षा के बारे में उनकी चिंताओं को कम करते हैं और उन्हें उनकी भलाई के लिए किसी भी जिम्मेदारी की भावना से मुक्त करते हैं। अचानक आगामी लड़ाई के अशुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही सुने आसमान से बारिश शुरू कर दी जिससे फायर नेशन के आगमन का संकेत मिला। उनकी उपस्थिति के साथ एक महान लड़ाई का समय आ गया। आंग साका और कारा ने फायर नेशन जहाजों में से एक पर एक आश्चर्यजनक हमला शुरू कर दिया। हालांकि उनकी जीत अल्पकालिक थी। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि दुश्मन जहाजों के बेड़े की संख्या उनकी तुलना में बहुत अधिक है, जो कि उनकी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए एग्नेल वॉरियर्स की क्षमताओं से कहीं अधिक है। एग्नेल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पूरी तरह से इसकी भौगोलिक स्थिति में निहित है, जो मुख्य रूप से सामने से पहुंच योग्य है और दुर्भाग्य से केवल पानी से पहुंचा जा सकता है। एक दुर्जेय हथियार, एक विशाल गर्म हवा का गुब्बारा जो ओमाशु में जासूसों से प्राप्त खुफिया जानकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया था। यह तकनीकी मार्वल फायर नेशन को राजधानियों की सुरक्षा को दरकिनार करने और एरियल हमला शुरू करने की क्षमता प्रदान करता है, जो एग्ना के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है क्योंकि उत्तरी जल जनजाति खुद को पड़ती है। आसन लड़ाई के लिए कारा ने पाको को अपनी मातृभूमि की रक्षा में एकता के महत्व को पहचानते हुए सभी जनजातियों की महिलाओं को भाग लेने की अनुमति देने के लिए राजी किया। इस बीच जिया ने अपनी भयावह योजना का खुलासा किया। उसने बर्फ के चंद्रमा के रूप में ज्ञात अद्वितीय खगोलीय घटना का फायदा उठाने की योजना बनाई, जिसके दौरान महासागर और चंद्रमा की आत्माएं मानवता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक रात के लिए नश्वर रूप में प्रकट होती हैं। येल चंद्रमा की आत्मा को घातक रूप से घायल करने के इस अवसर को जब्त करने का इरादा रखती है, जो कि तात्कालिकता के क्षण में सभी पानी के लिए शक्ति का स्रोत है। कुरक उसे चेतावनी देने से पहले प्रकट होता है, जियो की नापाक साजिश और चंद्रमा की आत्मा के निधन के लिए खंजर की उपस्थिति के बारे में उसे सचेत करना, जो अशुभ रूप से पास में है। साका और यू के साथ आंग चंद्रमा की आत्मा को नुकसान पहुंचाने की जिया की भयावह योजना को विफल करने के लिए दौड़ता है। इस बीच कारा खुद को एक उच्च दाव द्वंद्व में लगी हुई पाती है, जुको, जिसने पवित्र ग्रोव में कब्जा करने के एक अकेले प्रयास में एग्ना केल में घुसपैठ की है। जियो ने दो मछलियों, एक काली और एक सफेद, को एक सामंजस्यपूर्ण पैटर्न में तैरते हुए देखा और उन्हें आत्माओं के रूप में पहचाना। वह चंद्रमा की आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाली सफेद मछली को पकड़ लेता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान इरो मछली को बचाने के लिए आता है और जियो पर हमला करता है, लेकिन आयो के हस्तक्षेप करने के बहादुर प्रयास के बावजूद जिया अपने खंजर से चंद्रमा की आत्मा को भेदने में कामयाब हो जाता है, जिससे चंद्रमा की चमक खत्म हो जाती है और वाटरबेंडर क्षमताओं के साथ सभी वाटरबेंडरों के लिए शक्ति की तलवार को काटकर गति को समाप्त कर दिया जाता है। लड़ाई का रुख नाटकीय रूप से फायर नेशन के पक्ष में बदल जाता है।
मौके का फायदा उठाते हुए फायर नेशन की सेनाएं प्रतिरोध को कुचलते हुए आगे बढ़ती हैं और अपने हमले के साथ आगे बढ़ती हैं। अब एक साहसिक और बलिदानपूर्ण कदम में एंग ने खुद को समुद्र की आत्मा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे उसे अपने साथ विलय करने और दोहन करने की अनुमति मिलती है। अवतार की दुर्जेय शक्तियां एक विशाल काइजू जैसी इकाई में बदल गईं। उन्होंने फायर नेशन फ्लीट पर एक विनाशकारी हमला किया और अद्वितीय क्रूरता के साथ उनकी सेनाओं को नष्ट कर दिया। क्योंकि अराजकता शुरू हो गई, जुको ने एक भयंकर द्वंद्व में शियाओ का सामना किया, जो अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ विजयी हुआ। हालांकि हार में भी जियो की कड़वाहट प्रकट होती रहती है। जुको के मिशन के पीछे का असली मकसद और अपने भतीजों की पीड़ा को देखकर उसकी आत्मा को चकनाचूर कर देना। आइरो निर्णायक कार्रवाई करता है और जियो को समाप्त कर देता है और अपने मिशन को पूरा करके उन दोनों को अपने द्वेषपूर्ण प्रभाव से मुक्त कर देता है। जुको और आइरो लड़ाई की उथल पुथल के बीच एक नया रास्ता बनाते हुए एक साथ अराजकता से बच गए, उभरने में विजयी होता है और फायर नेशन को हरा देता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसा लगा? 0.5 सेकंड लगेगा एक लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।